हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट पढ़ा था साउंड के बारे में। अब साउंड से थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। मतलब साउंड की हमने डेफिनेशन लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करी थी। साउंड क्या होता है, मतलब कंपन करने की संख्या। जितना हम जैसे हम कंपन करते हैं उस कंपन से हमें क्या मिलती है, एक आवाज मिलती है, एक कुछ चीज सुनाई देती है। हमारे कानों के द्वारा कुछ सुनने का अनुभव होता है। वो चीज जो होती है, जो आवाज निकलती है, जो कंपन निकलते हैं, उनको हमने साउंड कहा था। तो हमारा चैप्टर कौन सा है, साउंड का चैप्टर है। मतलब साउंड माने ध्वनि। डन, साउंड हमने पढ़ा। तो अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि हमने कहा कि जो कंपन है, जो हम वेव कहते हैं, कंपन। एक बात तो ये कि कंपन आखिरकार है क्या। सभी कहते हैं कंपन है, कंपन है, वाइब्रेट है। क्या है, वाइब्रेट। सभी कहते हैं वाइब्रेट होती चीज। मैंने कहा हमारा फोन वाइब्रेट होता है। हमने कहा मेरा फोन वाइब्रेट होता है या आपका फोन वाइब्रेट होता है। उस वाइब्रेट का मतलब क्या है कि फोन हिलने लग जाता है। अगर आप अपने स्थान पे रखते हो तो वो अपने आप वाइब्रेट होगा, तो हिलने लग जाएगा। उसके साथ साथ जिस वस्तु पे रखा है वो भी कंपित होने लग जाते हैं। कंपन क्या होता है, दूसरी वस्तु के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक वस्तु दूसरी, कंपन एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ओके, अगर एक वस्तु कंपन कर रही है तो दूसरी वस्तु भी उसी के साथ क्या होगी, वाइब्रेट होगी। क्लियर। लगभग हमें कंपन को, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या अपनी बुक्स में देखोगे तो कंपन लगभग आपको ऐसे ऐसे दिखने को मिलता है। ऐसे, फिर स्लो हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो मतलब ये जो हमने क्या कहा, इतनी चीज जो ये होते हैं वाइब्रेट। वाइब्रेट मतलब कंपन। ये इतनी चीज जो हम बनाते हैं वो हमारे क्या है दोस्तों, कंपन है। कंपन मतलब वाइब्रेट है। अगर मैं एक बात कह दूं कि अब ये जो ग्राफ है, ये जो हमने बनाया है, इसका मतलब क्या है। जब आप अगर अपने फोन को या अगर कोई चीज है वो बिल्कुल स्थिर पड़ी है, कोई आवाज नहीं कर रही, कोई इफेक्ट वो नहीं दे रही, तो मतलब जो वहां पड़ी है तो वो क्या एकदम स्थिर। मतलब यहां क्या होगा, शून्य। क्लियर। जैसे ही उसने क्या किया, जोर डाला, जोर डाला मतलब बल लगाया, बल लगाने से क्या उत्पन्न हुई, कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन से क्या होती है, ध्वनि। तो ध्वनि अब कितनी उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही है ये क्या हो रही है, इतनी इतनी ध्वनि उत्पन्न हुई। कभी ग्राफ ऊपर जा रहा है, अप हो रहा है, कभी ग्राफ डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा। मतलब अब वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे ऊपर नीचे आगे बढ़ रही। मतलब यहां तक जो बल है ना, लगने वाला बल, वो क्या है, तेज है, मतलब ज्यादा है। सिंपल भाषा में ज्यादा है। ओके, यहां पर लगाया गया जोर है वो क्या है, बहुत ज्यादा। किसके द्वारा लगाया गया जोर, वस्तु के द्वारा लगाया गया जोर, यानी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल बहुत अधिक है। कहा, यहां पर। यहां जैसे बल लगाएंगे तो वस्तु आगे की ओर गति करने लग जाएगी। फिर एकदम से यहां देखेंगे बल क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। बल का मान धीरे धीरे घटना चालू हो गया, फिर एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अप डाउन की स्थिति। कौन सी स्थिति, डाउन की स्थिति, और इसे अप की स्थिति कहते हैं। मतलब एक बार ग्राफ अप जाता है, एक बार डाउन जाता है, और उस ग्राफ को हमने क्या कहा था, वेव कहा था, तरंग कहा था। तरंग मतलब वेव। अब हम ये कह देते हैं कि तरंग जो है, मतलब साउंड जो है, वो एक वेव के रूप में कार्य करती है, वेव के रूप में आगे बढ़ती है। नई बात निकलकर आगे तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, वेव के रूप में आगे बढ़ती है। अब इसे पढ़ेंगे, देखिए कैसे आगे बढ़ती है। अब हमने कहा आगे किससे बढ़ती है, वेव के कारण आगे बढ़ती है। तो अब हम वेव को बनाएंगे। मतलब ये स्थिर बिंदु, ये इसका अक्ष, यहां पर S से वो बढ़ी, S से वो बढ़ी। एक बार अब हम ये कहते हैं यहां पर 0,
और यहां पर ग्राफ आगे टी समय पर आगे बढ़ रहा, टी समय पर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं ये कह देता हूं, एक बार हमारा ग्राफ अप गया, फिर डाउन गया, फिर ऐसे गया, मतलब वाइब्रेट हो रहा है क्या? पहले ये देखते, बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा है, मतलब हमारा ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये अप गया ये। अब ये कंडीशन जो है ना वो ये है, और ये वाली कंडीशन ये, क्लियर? अप डाउन यानी धीरे धीरे समय के साथ वो कम होता जाएगा, मतलब एक स्थिति ऐसी आई जिस पर ग्राफ एकदम कम होता यहां आ जाता है, इसे बोला जाता है प्रणोदित प्रगामित या प्रणोदित तरंग, जो आगे जाके पढ़ी जाती है। यहां अपने क्लास 8 में ये नहीं है, ये 11th क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी, जब आप ये फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि वाला पढ़ोगे। तो देखिए शक्तिमान, हमने इतना पढ़ लिया, ये पढ़। तो अब मैं ये कहता हूं कि कंपन करने वाली जो वस्तु है उसका अधिकतम विस्थापन, कंपन करने वाली बात पे गौर कीजिएगा, कंपन करने वाली जो वस्तु है उस वस्तु का अधिकतम विस्थापन, कंपन करने वाली वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। क्लियर? आयाम को हम ए से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या करते हैं उसे? ए से डिनोट हम करते हैं, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए दोस्तों, यहां से आयाम अधिकतम मतलब कंपन करने वाले तरंग की यानी वस्तु का अधिकतम विस्थापन, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, अधिकतम को बोला जाता है मैक्सिमम, इसे mx डॉट से लिखते हैं। तो मतलब अधिकतम कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, तो इसे a बोलते हैं। दिमाग में रख लीजिए, कंपन जब वस्तु करती है और उस वस्तु का जो अधिकतम मान होता है ना, कहां से 0 से a तक पहुंचने पर अधिकतम वो दूरी क्या होती है? a होती है। ओके डन। अब एक बार अप गया, दूसरी बार डाउन जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाए। क्लियर? लिख लीजिए। आयाम के बारे में लिखते हैं, देखिए कंपन करने वाले वस्तु का अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता, ये लीजिए दोस्तों, आयाम कहलाता है। क्लियर? इसे a से दर्शाते हैं, इसे a से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखिए दोस्तों आगे क्या करते हैं। अब मैं कुछ ऐसा करता हूं, मैं अब कुछ ऐसा काम करूंगा कि जिससे मुझे समय का पता और चल जाए। इसका पता चल जाए, समय का मतलब टाइम का पता और चल जाए। क्या किया जाए? कुछ दिमाग में सोचिए कि अगर मैं यहां से यहां तक जाने में मुझे कुछ कार्य सॉरी टाइम का पता चल जाए, कितना टाइम कंपन यहां से यहां तक जाने में तय किया। अब समय को लगभग हम किसमें मानेंगे? समय को एक तो होता है कि किसमें माना जाए? घंटे में, एक माना जाए मिनट में, एक मानेंगे हम सेकंड में। किसमें मानेंगे? किसमें बेटर रहेगा? घंटे में मानेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, बहुत अधिक। तो ये तो वैसे कैंसिल। मिनट और सेकंड दो हो सकते हैं। 1 मिनट तक
तक हमें ग्राफ को चलाना होगा, मतलब हमें टाइम नोट करना होगा। 1 सेकंड में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें, ऐसे करके 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो 60 बार हमको ग्राफ आगे ले जाना पड़ेगा। पॉसिबल ये भी नहीं। हम मान लेते हैं 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड अगर आपको कभी भी पूछा जाए टाइम याद करो किसी भी कंपन का, तो आप लोगे सेकंड में। सेकंड मतलब ये 1 सेकंड, अब 2, अब 3, अब 4, ऐसे सेकंड बढ़ता जा रहा है। तो मतलब 1 सेकंड में हमने कहा एक टाइम पर ग्राफ आ गया, मतलब एक बार आयाम अप तो एक बार आयाम डाउन, टाइम आ गया 1 सेकंड में। क्लियर? तो अब मैं ये कहता हूं 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, हाँ, 1 सेकंड में कंपनों की जो संख्या है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जिसे FEQ से लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी को, जिसे बोला जाता है आवृत्ति। इसे लिखिए आवृत्ति के बारे में लिखते हैं। आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट बात, अथवा देखिए एकांक समय में किए गए कंपनों की संख्याओं को आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब आवृत्ति की एक नई परिभाषा भी दी जाती है। एकांक समय कंपनों में लगा, ये लिखिएगा दोस्तों, कंपनों में लगा समय बटे कंपनों की संख्या। क्लियर? मतलब बात हमने क्या समझी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब एक बार ग्राफ अप जाए एक बार डाउन जाए। क्लियर? एक बार अप जाए एक बार डाउन जाए, तो मतलब इस फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक फ्रीक्वेंसी एक बार अप जाता है फिर एक बार डाउन जाता है, वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब कितनी होगी? 1.5 फ्रीक्वेंसी। अब कितनी हो गई? 2 फ्रीक्वेंसी। फिर कितनी हो गई? 2.5, फिर होगी 3, फिर होगी 3.25, फिर होगी 4। मतलब यहां तक 4 फ्रीक्वेंसी होती है। आपको करना ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी अगर इसमें पूछी जाए आप क्या बताओगे? इतनी 1, इतनी 2 और इतनी 3 फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ऐसे हमको ग्राफ को देखना। ये होगी दोस्तों हमारी आवृत्ति कंप्लीट। नेक्स्ट लिखिए 1 मिनट, इसका मात्रक को लिखिएगा, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति को हमेशा साउंड को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज। ये लिखिएगा हर्ट्ज। और दूसरा मात्रक कंपन
कंपन प्रति सेकंड, ये हमको और लिखना है, कंपन प्रति सेकंड। एक मिनट देख लेता हूं, सब क्लियर है? ओके जी, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया। अब मैं कुछ ऐसा करूं, मुझे तो अब ये बता दिया कि इसमें कितना क्या लगा है, कितने कंपन इसमें हुए, आवृत्ति क्या बताएगी कितने कंपन हुए, आवृत्ति ने क्या बता दिया कितने कंपन हुए। अब मैं कुछ ऐसा कर दूं, मुझे टाइम का पता और चल जाए, मुझे क्या पता चल जाए, टाइम का पता और चल जाए कि कितना टाइम लगा है इस सेकंड को करने में। मैंने शायद आवृत्ति में आपको टाइम बता दिया था, अभी जो मैंने बताया था, शायद मेरे वॉइस थोड़ा गलत दिख गया, मैंने गैस लिख लिया था इस बात को। आवृत्ति जो है उस संख्याओं को बताती है कि एक समय में, एक सेकंड में कितना कंपन हुआ है। गौर कीजिएगा, उस बात के लिए मैं माफी मांगता हूं। आवृत्ति में मैंने टाइम को बता दिया था, वो मैंने कैच लिखी थी इस बात को कि आवृत्ति क्या बताती है, एकांक समय में, सॉरी एक सेकंड में कितना कंपन हुआ है। और दूसरी परिभाषा निकाली थी, कंपनों में लगा समय बट्टा कौन क्या था उसके ऊपर, कंपनों की संख्या। एक सेकंड में, एक सेकंड नोट करेंगे, उसमें कितना कंपन हुआ, एक फ्रीक्वेंसी, ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। ओके, अब मैं कुछ ऐसा काम कर दूं, मुझे टाइम का पता चल जाए, तो अब लिखिए दोस्तों आवर्तकाल, उसे बोला जाता है आवर्तकाल। दूसरी बात बोली जाती है कंपन काल, टाइम पीरियड। इसमें देखिए एक कंपन में, एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है दोस्तों, कंपन काल कहलाता है। कंपन का मतलब टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर? इसे लिखिए, इसका मात्रक सेकंड होता है, मात्रक क्या होगा इसका, सेकंड होता है। मतलब जो आवर्त काल, एक दूसरी बात हो जाती है कि आवर्त काल 1 फ्रीक्वेंसी होती है, 1 आवृत्ति। इस बात को डब्बे में डालकर बंद कर लीजिए। कैसे? ये लीजिए, एक फ्रीक्वेंसी, ये कितनी होगी, 1 फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, वो हमारा क्या है, आवर्त। 1 फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, आवर्त का। लिख लीजिए। ये 2-3 बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें जरूरत है। ये आपने शायद लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। अब पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए अब एक नया टॉपिक। अब आप ये कहते हो कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपको सही लग रही है, अगर कोई और बोलेगा तो आपको उसकी आवाज थोड़ी परिवर्तित होती नजर आती है। आप ये कहते हो कि मेरी आवाज तो शायद आपको सुनने आ जाए, मेरी आवाज तो क्या होती है, एकदम सही आपको सुनाई दे रही है। अगर कोई दूसरा जाएगा, उसको कहा सर की तरह बोलो, इनकी तरह बोलो, तो वो मेरी आवाज की नकल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आवाज में थोड़ा डिफरेंस होता है। वही बात होती है कि अगर आवाज हर चीज की अलग अलग होती है, इसकी अलग, दीवार की अलग, मार्कर की अलग, कोई चीज की अलग, लोहे की चीज पे लगाओगे अलग, सब चीजों में आवाज अलग अलग होती है। वही बात हम किसमें करेंगे, इस टॉपिक में करेंगे जो हम पढ़ने वाले। तो डालिए दोस्तों हेडिंग, प्रबलता एवं तारतम्य। सबसे पहले लिखिए दोस्तों, प्रबलता लिख लीजिए, लाउडनेस,
लाउडनेस, प्रबलता। इसमें लिखिए, लिखवा देता हूं, ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि जोर से एवं धीमे से सुनाई देती है, धीमे से सुनाई देती अब देखिए, ध्वनि धीरे से सुनाई देती है और एक ध्वनि जोर से सुनाई देती है। मतलब प्रबलता हमें क्या बताती है कि ध्वनि कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। अगर मैं धीरे बोलता हूं, अगर देखिए धीरे बोलना, एक तो धीरे बोलना और एक जोर से बोलना, एक तो धीरे से बोलना, एक जोर से बोलना, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में दिन रात का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस है, इसमें प्रबलता कम है। मतलब कम क्या है? इंटेंसिटी है, तीव्रता कम है, और कम क्या है? प्रबलता है। मतलब और इसमें क्या है? अधिक तो तीव्रता है, तीव्रता, और अधिक क्या होगी? प्रबलता होगी। एग्जाम्पल, अगर आप जोर से बोलते हो, जोर से बोलो, एकदम जोर से बोलोगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स बहुत अधिक लगाना, फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? बहुत अधिक लगाना पड़ेगा, बहुत हैवी लगाना पड़ेगा। जोर आप अधिक लगाओगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी? अपने आप तेज हो जाएगी, तेजी से आगे जाएगी, तेजी से आगे जाएगी। मतलब तेजी से क्या आगे गई, गौर से देखिए, आगे जा रही है तो आगे जाएगी, तो जोर लगाओगे तो कंपन और अधिक हो जाते, और अधिक कंपन हो गए, कंपन और अधिक हो गए, तो मतलब टाइम भी क्या लगा? अधिक लगा, फ्रीक्वेंसी भी अधिक हो गई, और साथ में प्रबलता अपने आप क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो आवाज आपको और अधिक सुनाई देगी, जोर से सुनाई देगी। ये क्लियर है दोस्तों? बस यही बात इसमें बताने वाली थी। आगे लिखिए, जब हम धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता, जब हम धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की ध्वनि निकलती है, लेकिन जोर से बोलते हैं तो अधिक प्रबलता की ध्वनि एवं अधिक तीव्रता एवं अधिक प्रबलता सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। देखिए, हमने कहा ध्वनि की जो तीव्रता है, मतलब जोर लगाएंगे, वो उसके आयाम के समानुपाती होगी। कैसे होगी? ये बात देखिए, मतलब ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती, हमने अभी ये कहा। मतलब आपने क्या लगाया दोस्तों? फोर्स बहुत अधिक लगाया, जोर बहुत अधिक लगाया, तो तीव्रता क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी। इसे इंटेंसिटी बोला जाता है। तीव्रता को आई से डिनोट किया जाता है। मतलब आई समानुपाती क्या है? ए है। कैसे? देखिए, अगर आप जोर से बोलते हो, अगर आप बहुत जोर से बोलोगे तो आपका ग्राफ जैसे यहां था तो ये थोड़ा और ऊंचा हो जाता, ग्राफ और अधिक ऊपर चला जाता है। मतलब अगर आप जोर से बोलते हो, अगर आप जोर बहुत अधिक लगाते हो, फोर्स आपने बहुत अधिक लगाया, तो अपना ग्राफ जो है वो एक क्या हो जाता है? एकदम बढ़ जाता है। मतलब जैसे हमारी तीव्रता बढ़ी, तीव्रता को मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया, जोर अधिक लगाया, तीव्रता बढ़ी, तो आयाम का ग्राफ जो है वो अप और हो जाता है। बस यही बात है, जितना हम तीव्रता को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा आयाम बढ़ता जाएगा। ओके, आगे लिखिए, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता कंपनों के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है।
ध्वनि की जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है, वो कब बढ़ेगी? जब हम आयाम को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तीव्रता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो आयाम अपने आप बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ गए तो हमारी जो आवाज है वो हमें और जोर से सुनाई पड़ती। इसका जो मात्रक है वो आपको लिखिएगा। डेसिबल का जो मात्रक है वो होता है दोस्तों डेसी, प्रबलता का मात्रक होता है डेसीडीबी। डीपी से डिनोट किया जाता है डेसीबल से। अब देखिए नेक्स्ट बात, इसमें लास्ट बात क्या थी? नेक्स्ट बात हम करते हैं। अब देखिए मैं अब क्या कहता हूं। अब मैंने कहा कि आप एक लो लीजिए छोटी सी कील, एक आप कील लीजिए और एक आप लीजिए लोहे का रोड। लोहे का घंटा, दो चीज ली, कील लीजिए और लोहे का घंटा लीजिए, दोनों को बजाइए। बजाए किसी चीज से क्या मिलता है हमें? लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों? से सोचिए, हमें ये मिलेगा, इसमें आवाज निकल रही है, इसमें ध्वनि निकल रही है। सेम बात, ध्वनि इसमें भी निकलेगी, कील भी निकलेगी। कील थोड़ी बड़ी लेनी है जिसमें आवाज निकल सके, या एक चिमटी बोला जाता है ना, चिमटा। चिमटा चिमटा, ओके। अब उन दोनों को आपस में बजाइए। लोहे की रोड के ऊपर कोई कील से कोई जोर से बल लगाइए ध्वनि निकालने के लिए, और इसके ऊपर भी जोर से लगाइए। क्या मिलता है? ध्वनि दोनों में निकलती है, लेकिन किस में कम निकलेगी और किस में अधिक निकलेगी ये भी हमने पढ़ लिया। अब एक बात है, कम किस में निकलेगी? चिमटे में निकलेगी, लोहे के घंटे में बहुत अधिक निकलेगी। हमें पता है कि लोहे का सूल में होता है और उसके कारण आवाज सभी तरफ फैल जाती है, सभी तरफ जाती है, और वो वेव अत्यंत तेजी से आगे ऐसे बढ़ती जाती है। ये क्या है? वाइब्रेट का सिंबल होता है, कंपन का। ओके, आगे बढ़ती है, मतलब एकदम से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये देखिए आगे बढ़ने लग जाती है। ओके, ये मैंने बताया नहीं था, देख लीजिएगा। चिमटा और लोहे की एक नेट, आवाज किसमें निकली? कम इसमें निकली, अधिक इसमें निकलती है। पता है? क्लियर है? अब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि अब हमें अलग बात कर जानी, किसकी मोटी आवाज है, किसकी पतली है, किसकी बारीक है, किसकी तेज है। अब क्या किया जाए? किसकी मोटी होती है, किसकी पतली होती है, किसकी बारीक और किसकी तेज होती है, कैसे पता चलता है? मतलब इसमें आवाज कम निकलेगी, मतलब बारीक आवाज है, पतली आवाज है, उसमें मोटी निकलती है। यही बातें तारतम्य में की जाती है। अब देखिए, पुरुषों की आवाज भारी होती है और लेडीज की आवाज, महिलाओं की आवाज थोड़ी पतली होती है, बारीक होती है, मतलब एकदम पतली पतली होती है, धीरे धीरे बोला जाता है। ओके, कभी कभी भी मात्रा आ जाती है तो कभी कभी बढ़ जाती है, आवाज बहुत तेज हो जाती है, मतलब उनमें क्या हो जाता है, बल अधिक लगाने लग जाते हैं, जोर अधिक लगाएंगे अपने कंठ के ऊपर, वाक तंतु के ऊपर, वो खिंच जाते हैं, आवाज ज्यादा पास होगी, जोर अधिक आएगा, प्रबलता और बढ़ेगी, लाउडनेस और बढ़ेगी, जो तारकत्व के कारण आवाज मर्दों के बराबर होने लग जाती है। ये बात तो होती है, आप समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, ध्वनि की तीक्ष्ण एवं भारी होने के लक्षण को तारकत्व कहा जाता है। ध्वनि के तीक्ष्ण
ध्वनि के तीक्ष्ण ध्वनि के तीक्ष्ण व मोटी होने के लक्षण को क्या कहा जाता है? तारत्व कहा जाता है। तारत्व कहा जाता। क्लियर? आगे लिखिए। तारत्व मतलब ध्वनि का तारत्व आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब देखिए, हमने कहा था कि अगर आप किसको समझिए, ये लिख होगा, अगर आप किसको समझे, आप समझते हो कि हमने कहा ग्राफ हमारा ऐसे बढ़ गया आयाम के रूप में, बढ़ गया आयाम, इसका मैक्सिमम, इसका मिनी। अब अगर आपको ये चाहिए कि आवाज तेज सुनाई दे, मतलब तेज दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? लाउडनेस यानी तारत्व को, सॉरी किसको, प्रबलता को क्या करना पड़ेगा? तेज करना पड़ेगा। प्रबलता को आपको और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है। बस इंटेंसिटी मतलब आपको तीव्रता क्यों बढ़ानी है? अगर आप जोर अधिक लगाओगे, तीव्रता अपने आप बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी तो आपका ग्राफ यानी आयाम अपने आप बढ़ जाएगा। अब इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसमें कैसे? अब यहां क्या है? एक फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा यहां से। अब हमने क्या कहा? तारत्व फ्रीक्वेंसी के क्या है? समानुपाती है, इस पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, एक से हमने फ्रीक्वेंसी को 2 किया तो आवाज क्या हो जाएगी? थोड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, मतलब भारी हो जाए। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ, तारत्व अपने आप मतलब तीक्ष्ण, मोटी, भारी होती जाएगी। क्लियर? आगे लिखिए। तारत्व या आवृत्ति अधिक होने के कारण, तारत्व की जगह फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी या तारत्व अधिक होने के कारण महिलाएं एवं बच्चों की आवाज सुरीली एवं बारीक होती है। मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर आवृत्ति अधिक होगी तो क्या होगा? आवाज क्या होगी दोस्तों? बारीक व क्या होगी? तीखी होगी या सुरीली। और ये किस में होता है? महिलाओं में होता है, महिलाओं और बच्चों में होता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि वो आवाज में ज्यादा जोर नहीं डालते बच्चे, इसलिए उनकी सुरीली होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये टॉपिक हमारा। अब हम ये पढ़ना है श्रव्य आवृत्ति, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि व पार्श्रव्य यानी पारगम ध्वनि कौन सी होती है? मतलब ध्वनि भी क्या होती है? इनके बीच में फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले लिखिए श्रव्य ध्वनि। ये तीनों ध्वनि देखिए दोस्तों, इसमें
से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। एवं सही 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है उसे क्या बोला जाता है? श्रव्य ध्वनि। अब लिखिए अपश्रव्य। 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य आवृत्ति कहते हैं। एवं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को पराश्रव्य आवृत्ति कहते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम, और इसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हर्ट्ज लिखिएगा। ये बातें थोड़ी ऐसी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। मतलब अब देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब 20 वैली और 20,000 के मध्य जितनी भी आवृत्ति आती है वो आवृत्ति कौन सी होती है? अपश्रव्य आवृत्तियां होती है। ये हमारे कानों के द्वारा नहीं सुनी जाती, इन्हें हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को क्या बोला जाता है? अपश्रव्य। इसे हम सुन सकते हैं, ओके। हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो अधिक फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते, क्योंकि पर्दे फट जाएंगे और हमारे कान को हानि हो सकती, इसलिए हम 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को सुनते हैं। और ये होते हैं हम इन्हें नहीं सुन सकते, अब आगे लिखिए पराश्रव्य ध्वनि को अल्ट्रासाउंड एवं सोनोग्राफी करने के काम में लिया जाता है। अल्ट्राग्राफी और सोनोग्राफी जो हम करवाते हैं, महिलाएं द्वारा सोनोग्राफी जो करवाई जाती है गर्भावस्था में, तो क्या होता है उसके अंदर एक किरणें डाली जाती है जिससे पता भी चल जाता है। और उसके बाद में जो अपश्रव्य ध्वनि होती है, जो आपने बड़े बड़े सागर होते हैं, महासागर, उनमें जो जहाज तैरती है वो समुद्र की गहराई जब मापती है कि कितना गहरा है, तो उनके पास एक डाटा होता है जिसको वो तरंगे होती है हर्ट्ज की आवृत्ति, तो उसको क्या कहते हैं? समुद्र के अंदर डालता है। वो जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद वो फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ती है, वापस आती है, और उनको पता चलता है इतनी फ्रीक्वेंसी हमने लगाई, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी हमने दी, और वो इतनी दूर टकराने का वापस आती है, तो वो इतना गहरा हो सकता, अंदाजा वो लगा देते। ओके, आगे देखिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। आगे लिखिए चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकती है। चमगादड़, चूहे, व्हेल मछली और कुत्ते एवं चमगादड़ क्या कर सकते हैं? पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। कैसे?
अब देखिए, अगर कोई भूकंप आता है तो भूकंप के कारण हम ये कहते हैं कि सुनते हैं कि कुत्ते इधर उधर भागने लग जाते हैं, कुत्ते इधर उधर होने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो पता चल जाता है कि अब भूकंप आएगा, मतलब इसलिए वो भागने लगते हैं। तो मतलब भूकंप आएगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? उत्पन्न करता है। उसे हम नहीं सुन सकते तो कौन सुनेगा? जानवर सुनेंगे। ओके। और व्हेल मछली है वो भी क्या होती है? पानी में इधर उधर तैरने लग जाती है। और चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे सुनता है? देखिए, चमगादड़ एक किरणें उत्पन्न करता है। रात को जब वो उड़ता है तो एक किरणें बाहर निकालेगा, और वो अगर किरणें यहाँ टकराकर उसके पास वापस आती है तो हाँ, वो ये कहता है कि इधर मोड़ है, इधर मुड़ना है। वो इधर उधर तैरने लग जाती है, धीरे धीरे आवाजें निकालते जाते। लेकिन जो वो आवाज निकालते हैं, जो वो आवाज खुद निकालते हैं, जो हम चमगादड़ बोल रही तो वो कितनी आवृत्ति को निकालते हैं? 20,000 हर्ट्ज भी नहीं निकालते, ये निकालते हैं दोस्तों कौन सी? 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को निकालते हैं। ये कौन सी निकालते हैं? 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को निकालते हैं, हमें जो सुनाई देने के लिए। लेकिन सुनाई तो उनको 20 हर्ट्ज की देती है, लेकिन ये निकालते कितने की है? 20,000 हर्ट्ज की निकालते हैं और सुनाते भी हैं। ये बात गौर कीजिए। ये टॉपिक भी दोस्तों क्लियर। अब देखिए, हमें पढ़ना है मानव कर्ण। अब देखिए, मानव कर्ण पढ़ेंगे। मानव कर्ण, इसमें देखिए, मानव कर्ण में देखते हैं उसको। डायग्राम देखिए साइड में दोस्तों। मानव कर्ण में आपको सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, लिखते हैं। मनुष्य के कान की बाहरी भाग की आकृति, मनुष्य के बाहरी भाग की आकृति कीपनुमा होती है। कीप आपको दिख रही होगी, कीपनुमा मतलब बाहर से एक कीप ऐसे दिख रही होगी, ऐसे एक कीप होती है, वो आगे जा रही। ये आपको क्या दिखती है? कीप निकलती है। ये क्या है? कीपनुमा आकृति होती है। इसे क्या बोला जाता है? पिन्ना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीपनुमा पिन्ना बोला जाता है। जब ध्वनि इसके में प्रवेश करती है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है। जब ये ध्वनि इस कीप में से गुजरकर एक नली के द्वारा आगे जाती है तो इस आगे जाने वाली नली को इसमें ग्राफ चित्र में देखिए क्या बोला जाता है? गुहिका बोला जाता है। श्रवण गुहिका, गुहिका बोला जाता, श्रवण गुहिका कहते हैं। इस नली के सिरे एक पतली झिल्ली से दृढ़ता से तनित होते हैं। करता हूं। इस नली पर एक सिरे, इस नली के एक सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। इस झिल्ली को कर्णपटल, इस झिल्ली को कर्णपटल बोला जाता है। मतलब पर्दा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्दा बोला जाता है। कान का पर्दा बोला जाता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटल को कंपित करते हैं। कर्णपटल यानी पर्दा कंपनों को अंतःकरण तक भेज देता है। अंतःकरण तक भेज देता है और यहां से श्रवण तंत्रिका द्वारा संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है।
भेजा जाता है, इस प्रकार हम ध्वनि को हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो अब देखिए, यहां से आया कीट नुमा में आवाज, यहाँ एक छेद होता है, इसके द्वारा आवाज आती है, अंदर जाएगी, गई। यहाँ पर स्वर्ण भूमिका होती है, एक नली होती है, वो उस नली को आगे बढ़ाते डायग्राम के थ्रू देखिए, रफली इधर बना रहा। यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है, इसे बोला जाता है पर्दा, जिसे कर्णपटल बोला जाता है। इस पर्दे में आवाज आएगी, कंपन आएगा, जैसे इसके अंदर आता है ये इसको क्या करता है, कंपित करता है। क्या करता है, कंपित, ऐसे ऐसे करता है, कंपित करने लग जाता है। जैसे उसको कंपित करेगा तो ध्वनि आगे, यहाँ एक गुहा सा बनाया गया जिसे अंतर गुहिका बोला जाता है, उसके द्वारा ध्वनि को आगे पहुंचाया करके कहां पहुंचाया जाता है, स्वर्ण तंत्रिका द्वारा, नाम हो गया था, स्वर्ण तंत्रिका द्वारा आगे उसको पहुंचाया जाता है। ये स्वर्ण तंत्रिका छोटे छोटे तंत्र होते हैं, कोई नलियां ऐसी होती है, उस नली द्वारा ये कहां पहुंचाया जाता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता, मस्तिष्क तक पहुंचाएगा और मस्तिष्क तक जाने के बाद हमें पता चल जाता है। इस प्रकार हमें आवाज सुनाई देती है। ये जितनी चीज कर मानव कर्ण में दिखाई गई, अगर कुछ आ भी जाए, आपको सबसे पहले इसका नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाएं एवं पूर्ण रूप से समझाइए, पूर्ण रूप से समझाइए। ओके, इस प्रकार से इसको समझाया जाता। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। साउंड वाला चैप्टर हमने यहाँ क्लोज कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक नया विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।